दोस्तों नमस्कार। पिछली बार महाराष्ट्र के भीतर तकरीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। इस बार यह 1,000 करोड़ तक भी पहुंच नहीं पाया। बंगाल के भीतर भी तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह खर्च का मतलब बांटना होता है, पैसा देना होता है। इस देश के भीतर हर चीज की कीमत है। कहीं कॉरपोरेट खरीद लेता है, कहीं निजी हाथों में औने पौने दाम में अपने मित्रों को थमा दिया जाता है। यहां तक कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद इस देश के भीतर मोनेटाइजेशन का जो चलन चल पड़ा, उसमें देश की हर चीज बिकाऊ है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बस आप में ताकत होनी चाहिए। और यहीं से वो सवाल शुरू होता है, जब हर चीज की कीमत है तो इस देश के चलाने वालों की भी क्या कोई कीमत होगी? दरअसल इस देश को इस देश के सांसद चलाते हैं, विधायक चलाते हैं। राज्यों में विधानसभा होती है और केंद्र में पार्लियामेंट होती है। उस पार्लियामेंट की क्या कीमत होगी? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि क्या बंगाल, क्या महाराष्ट्र, या इस देश के 16 अलग अलग राज्य, या फिर इस देश की 12 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बीते 12 वर्षों में इस खरीद फरोख्त की परिस्थिति ने इस देश के भीतर तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए को देखा है, समझा है, और उसकी बोली लगते हुए खुले तौर पर विपक्ष ने आवाज भी उठाई है। अगर उसके दायरे में विधायकों को लाकर आप खड़ा भी कर देंगे तो ये 19,000 करोड़ रुपए लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो क्या इस देश की कीमत 1 लाख करोड़ है? जी नहीं। पार्लियामेंट के भीतर 543 सांसद होते हैं और कीमत इस वक्त जो लग रही है, वो कीमत बढ़ते बढ़ते अगर 100 करोड़ भी लगा दी जाए, जो इस वक्त विपक्ष आरोप लगा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश की दिशा में जाएगा, इसका खुला ऐलान फुसफुसाहट के साथ नहीं, पब्लिक के बीच होने लगे, तो मान लीजिए हर चीज की कीमत है। और इस कीमत के दायरे में क्या यह देश वाकई अब भी उसी आदर्श लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीता है जिसके दायरे में जिक्र अक्सर नेहरू का हो जाता है, सरदार पटेल का हो जाता है, या फिर महात्मा गांधी का हो जाता है, या फिर अपने तौर पर संघ परिवार हेडगेवार और गोलवलकर को याद कर लेता है, या फिर एक कट्टरवाद निकलकर सावरकर को याद कर लेता है, या फिर एक क्रांतिकारी धारा के साथ भगत सिंह को याद किया जाता है? सारी परिस्थिति तो बदल गई। और इस बदली हुई परिस्थिति में जो अभी तक ये मानकर चलते थे कि दरअसल इस देश में सत्ता के पिरामिड के शीर्ष पर जो बैठा होगा, उसे कम से कम इस देश की फिक्र तो होगी। कहां है ये फिक्र? कैसी है ये फिक्र? हमें लगता है आज हर परिस्थिति को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि बोली बाजार में लगती है। डर और खौफ इस देश के इंस्टीट्यूशन के जरिए पैदा किया जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा एक झटके में बदल दी जाती है और फिर यह आवाज गूंजने लगती है कि दरअसल सब कुछ नॉर्मल है, यह एक सामान्य परिस्थिति है। इससे पहले किसने ऐसा नहीं किया? हर कोई तो ऐसा करते रहता है। और शायद इसीलिए हमें लगता है आज शुरू में ही सांसदों की, या कहें इस देश को चलाने वालों की, उस भाषा पर गौर कर लीजिए। यह भाषा कहीं तीसरी जगह से नहीं निकली। इस खरीद फरोख्त के दौर में जब देश का संविधान हाशिए पर हो और पूंजी हावी हो चली हो, पैसे के आसरे ही सब कुछ हो रहा हो, डर और खौफ पैदा करने वाले नौकरशाह भी ये मान रहे हों कि वह देश के लिए काम कर रहे हैं और उनकी पहुंच और पकड़ तभी तक रहेगी जब सत्ता उन्हें चाहेगी, तो इसके हश्र होता क्या है? शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कहते हैं, उसका जवाब बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा कैसे देते हैं,
और इन परिस्थितियों के बीच ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश की सियासत साधते हैं वो भी क्या कह जाते हैं, शुरू में ही सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस देश की उस हकीकत को आप जानने वाले हैं कि बीते 12 वर्षों से इस देश का जो इलाज किया गया या जो दवाई दी गई वो सब फेल हो गया या फिर फेल कर दिया गया। लेकिन पहले इन 3 आवाजों को तो आपको सुनना ही होगा। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं धंधा खरीद फरोख्त कर स्वयं कर रहा हो, जो चंदा वसूली, गुंडा वसूली, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार के आधार पर अपनी आधारशिला रखे हुआ हो, वो दूसरी तरफ उंगली उठाएगा। माल बिकाऊं, अगर बिकने को तैयार है तो कोई भी खरीद सकता है। इसी नाते होता है कि टिकाऊ नेता पैदा करो, बिकाऊ नहीं। ममता जी ने बिकाऊ नेता पैदा किया, सब बिक गए। अच्छा है आपने सुन लिया, समझ भी लिया ये देश कहां पर खड़ा है। और ये सवाल अगर अब आपके जहन में है कि शिवसेना टूटी है, उसके बाद किसका नंबर होगा और इस देश में उत्तर प्रदेश की सत्ता के मतलब और मायने क्या होते हैं, तो हम आपको जो कीमत बताने निकले थे कि पार्लियामेंट की कीमत तमाम सांसदों के साथ इस वक्त 5,400 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कीमत 4 से 4,500 करोड़ है। और इस देश के भीतर कमोवेश हर विधानसभा को अगर जोड़ दीजिएगा तो उसकी कुल कीमत इस वक्त 4 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की है। और अब आप सोचना शुरू कर दीजिएगा कि ये 4 लाख 5 लाख करोड़ इस देश के भीतर क्या मायने रखते हैं। यह कोई बड़ी कीमत है क्या? इससे कई गुना ज्यादा इस देश के कॉरपोरेट ने इस देश में सरकारी उपक्रमों को खरीदकर 12 वर्षों में मुनाफा बना लिया। वो मुनाफा हवाई अड्डे से बना हो, पावर सेक्टर से बना हो, माइनिंग के जरिए बना हो, या इस देश के भीतर कोर सेक्टर में भी कॉरपोरेट ने सत्ता के साथ मिलकर सेंध लगा डाली। इस देश का रिटेल सेक्टर हो, इस देश के भीतर का एग्रीकल्चर हो, तमाम जगहों का मुनाफा अगर जोड़ते चले जाइएगा बीते 12 वर्षों में जो कॉरपोरेट के हिस्से में गया, जो इस देश की पूंजी थी, सार्वजनिक उपक्रम थे, किसान मजदूर का खून पसीना था, अगर उसको जोड़ते चले जाइएगा तो ये आकलन कॉरपोरेट के हिस्से में नेटवर्थ के जरिए तकरीबन 500 लाख करोड़ शुद्ध रूप से मुनाफे के साथ, सिर्फ मुनाफा इस हद तक उनके हिस्से में चला जाएगा। यह रकम बहुत छोटी है। छोटी इसलिए है क्योंकि इस दौर में भारत ने वो सब कुछ देख लिया है कि आखिर विपक्ष 12 वर्ष से कर क्या रहा था। वो क्यों नहीं जान समझ रहा था कि जो प्रयोग हो रहे हैं सत्ता में बैठकर संविधान के नाम पर, पार्लियामेंट के भीतर और बाहर और इन सब के साथ चुनाव की प्रक्रिया, यह सब तो होना ही था। लेकिन फिर भी विपक्ष अभी भी उन्हीं प्रयोगों की दिशा में क्यों बढ़ रहा है? क्या उसने नहीं जाना कि इस देश के भीतर प्रधानमंत्री ने एक अपनी पार्लियामेंट बैठा ली, उस पार्लियामेंट के भीतर कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर सिंगोल को लाकर प्रतीक के तौर पर रख दिया। वही पार्लियामेंट कानून बनाने की दिशा में इस तेजी से उस बहुमत के आसरे बढ़ी जिस बहुमत के दायरे में कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम, कभी सीट चोरी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, कभी इस देश के भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद नेक्सस, सब कुछ तो आता चला गया। और पार्लियामेंट वाकई एक कॉफी शॉप में तब्दील सत्ता के लिए हो गई। कोई आवाज नहीं उठी क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है बहुमत है तो फिर इस देश में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सत्ता करेगी, उसमें चीफ
जस्टिस की भूमिका नहीं होगी जो पहले थी। हर चीज पर मुहर उस पार्लियामेंट ने लगाई जिस पार्लियामेंट को लेकर खरीद फरोख्त करते करते ये हालात हो गए कि 2024 में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी ने तय किया, और बीजेपी का मतलब यहां मोदी शाह की जोड़ी होती है, जिसने तय कर लिया कि अब कोई चुनाव नहीं हारेंगे तो वो कोई चुनाव नहीं हारते हैं। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, नहीं हारते हैं। और जब परिसीमन विधेयक गिर गया, जो वो चाहते हैं कि 2029 के चुनाव तले पार्लियामेंट की संख्या, वहां पर जो सांसदों की तादाद है वो 543 से बढ़कर 800 प्लस में आ जाए, और इस देश के भीतर हमेशा के लिए बीजेपी की सत्ता कैसे स्थापित हो जाए, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, लेकिन वो विधेयक गिर गया। तब यह सवाल उठा, तब तो पार्लियामेंट के भीतर 2/3 चाहिए, और 2/3 का मतलब होता क्या है? 2/3 का मतलब क्या टीएमसी तोड़ना होता है? एक बार शिवसेना टूटी, फिर दोबारा शिवसेना को तोड़ना होगा? क्या इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके सांसद भी आ गए? हर पॉलिटिकल पार्टी, नाम लेना बेकार है, और धीरे धीरे बात चूंकि उत्तर प्रदेश तक जाएगी ही, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे मजबूत है इस वक्त, समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर, और इस देश की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सदस्य पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा हों, बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में जो 362 का आंकड़ा पकड़ना है, उसके लिए रफ्तार भी चाहिए, उत्तर प्रदेश भी चाहिए। इसीलिए कीमत बाजार में तय है, विजन है नहीं। किसके पास नहीं है? किसी के पास नहीं है क्या? क्योंकि हम अभी भी अतीत के महापुरुषों को याद कर लेते हैं और कहते हैं उसी लकीर पे चलेंगे। कोई महात्मा गांधी कहने से तो बन नहीं जाएगा, कोई नेहरू के गवर्नेंस को नेहरू का राग अलापने से अपना तो नहीं लेगा, कोई सरदार पटेल सिर्फ इसलिए तो नहीं हो जाएगा कि उसके सर पर बाल कम है या फिर वो सिर्फ उसका नाम जपता है, कोई भगत सिंह इसलिए तो नहीं हो जाएगा कि वो इस तर्ज पर निकल पड़ा कि हम तो विरोध करेंगे और इन सब के बीच किसी को बख्शेंगे नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल है। यह सवाल आरएसएस के भीतर भी है। हिटगवार नहीं है, संघ कहां है? गुरु गोलवलकर नहीं है, संघ आज की तारीख में कहां है? वो बंधक है, अपनी ही स्वयंसेवकों का बंधक है जो सत्ता में है। वो बंधक इसलिए भी है क्योंकि इस देश को भी उस पूंजी के आश्रय बंधक बना लिया गया क्या? तो एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट हमारा अपना हो गया। हमने एक हवाई जहाज खरीदा जिसमें सफर करते हैं, और विदेश नीति बनाने के लिए जब निकलते हैं तो उस विदेश नीति के आश्रय हाथों में चॉकलेट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस देश के भीतर हमारा जब रेला चलता है तो वो 5 सितारा रेला है, जो मर्सिडीज की सबसे बेहतरीन गाड़ियों की मौजूदगी है। और अगल बगल जो प्रोटोकॉल के तहत गाड़ियां चलती हैं, उन गाड़ियों के बारे में भी आप क्या जानिएगा? वह भी अपने आप में इस देश के भीतर कई गांवों में खड़े घरों को लेकर चलती है, इतनी कीमत उसकी होती है। मर्सिडीज मेवात 650 स्टील, उसकी बुलेट प्रूफ छत, दीवार, सब कुछ। AK-47 भी असर नहीं करेगी। 15 kg का TNT बारूद के साथ फाड़ दीजिए फिर भी असर नहीं करेगा। अगल बगल रेंज रोवर चल रही है, सेंटिनल की, टोयोटा लैंड, अपने तौर पर यह गाड़ियां चल रही है। और इन सब की एक कीमत तो होगी, वो कीमत इस देश को ही देनी है। और हर पार्लियामेंट के भीतर बैठे हर सांसद की जब कीमत इस दौर में लग रही है तो फिर बचेगा क्या? इसीलिए वो नीट की परीक्षा हो या CBSE को लेकर एक ढांचा बनाया गया हो, उसके पीछे भी एक बिजनेस मॉडल है जो पॉलिटिकल बिजनेस मॉडल के तौर पर जाना जाता है। इस देश के भीतर में कई बड़े उद्योगपति देश छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके दरवाजे पर हमेशा कोई कीमत लगाने वाला बैठा रहे। वो देश छोड़कर चले गए। जो देश में बिजनेस कर रहे हैं उनकी सत्ता के साथ भागीदारी है।
जिसकी भागीदारी नहीं है वो इस देश के भीतर कैसे बिजनेस कर सकता और हो सकता है। आने वाले वक्त में किसी चौक चौराहे पर जो फोकचा बेच रहा है, जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो चाट की दुकान लगा रहा है, उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शन होने जरूरी है। कई जगहों पर ऐसा है भी, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। यानी इस देश की कीमत लगते लगते इस देश को ऐसी परिस्थिति में जब लाकर खड़ा कर दिया गया, कहीं संसद के भीतर का बहुमत, कहीं 2/3 की जरूरत, कहीं विधानसभा के भीतर बहुमत का जरूरत और कहीं पर वहां भी कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत, तो उसकी एक कीमत तय कर ली जाए और उसको आगे बढ़ा जाए। यहां किसी विचारधारा का जिक्र मत इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि यह सफर कोई अभी का नहीं है, तत्काल का नहीं है। बीते 12 वर्षों से इस देश ने हर क्षण इसी पार्लियामेंट के भीतर और विधानसभाओं की खरीद फरोख्त में सत्ता को उलटते पलटते देखा है। उसमें गवर्नर की भूमिका, जो राष्ट्रपति के नुमाइंदे के तौर पर राज्यों में रहते हैं, वो पॉलिटिकल नियुक्तियों से लेकर पॉलिटिकल ऐलान, सत्ता को उलटने पुलटने में माहिर, और उनको इस देश का सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा, पद्म विभूषण से सम्मानित करने की स्थिति। जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में गैर कानूनी काम कर गए, असंवैधानिक कार्य कर गए, उसी की एवज में उन्हें पद्म विभूषण से इस बार सम्मानित कर दिया गया। तो फिर किसी विधायक या किसी सांसद की उपयोगिता इस देश में बचेगी क्या, जब मैसेज ये दे दिया गया, और मैसेज उस स्थिति में दिया गया जहां पर बीते 12 वर्षों में विपक्ष देखता रहा, समझता रहा, जानता रहा, फिर भी वह उन्हीं राजनीतिक प्रयोगों में उलझा रहा जहां हर वक्त उसे चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए जो राजनीति करनी है उसी राजनीति में उसने वक्त अपना जायर किया। यह देश उसके हाथ से निकल गया। क्या यह बात समझी जा सकती है कि इस वक्त कर्नाटक के गृह मंत्री अगर आरएसएस से पूछ रहे हैं कि जनाब बताइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन तो दिखलाइए, और सरसंघचालक कहते हैं कौन सा रजिस्ट्रेशन, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, हम तो पब्लिक के बीच ही रहते हैं और पब्लिक हमारे साथ जुड़ती है, हम तो राजनीतिक शुद्धिकरण करते हैं। और वो कह रहे हैं अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, वो पैसा कहां से आता है, हमें आप बताइए तो सही, कोई तो कानून होगा, कोई तो रजिस्ट्रेशन होगा। कांग्रेस के वो नेता जो सोचते हैं कि वो संघ से टकरा रहे हैं, वो तालियां बजाने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बीते 75 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता रही और उन्हीं सत्ता के अधीन यह संघ काम क्यों करते रहा। एक वक्त क्या जरूरत थी उनकी, या एक वक्त राजनीति का मिजाज कुछ अलग था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो तब भी था, कॉन्स्टिट्यूशन आज भी है। बड़ी आपत्ति होती है इस दौर में कि एक चुनाव अधिकारी बीजेपी का निकल गया, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने क्यों ऐसी परिस्थिति लाकर खारिज कर दी जहां पर वो उसको मीनाक्षी नटराजन का पेपर खारिज नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहां तो इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी की निकल गई, यहां तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर भी सवाल उठने लगे। तो फिर कौन सा व्यक्ति बीजेपी का है, किस बात का शोर है, और हर राजनीतिक दलों के भीतर क्या बीजेपी के लोग बैठे हैं, यह जो कहा जा रहा है, तो उन परिस्थिति को समझिए कि यह कितना लंबा सफर है। इस दौर में इस देश ने क्या क्या देखा और भोगा है। उसे 6 दिसंबर भी याद होगा, उसे 2002 के दंगे भी याद होंगे, उसे 1984 के भीतर का मैसेकर भी याद होगा, उसको मंडल कमंडल को लेकर इस देश के युवा छात्रों को कैसे झोंका गया और विश्व हिंदू परिषद के उस दौर में क्या भूमिका थी, यह भी याद होगा। यह भी याद मौजूदा वक्त में भी होगा कि अयोध्या के भीतर दान पत्र की भी लूट होने लग गई। वो आदेश भी स्वयंसेवक के दफ्तर से निकला, वो आदेश भी एक स्वयंसेवक के खिलाफ गया। यानी परिस्थितियां धीरे धीरे संकीर्ण होती चली जा रही है। मुस्लिम टारगेट पे तब अब हिंदू आपस में टकराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वजह उसकी यह नहीं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बीजेपी बनाना चाहती है या फिर यह देश सेकुलर है। सवाल यह है कि इस देश को लेकर जो ताना बाना बनाया गया
आजादी से पहले और आजादी के बाद बनाने की जो पूरी प्रक्रिया आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ी रही और एक सोच के साथ चलती चली गई, वह सोच इतने बरसों के बाद एक झटके में पूरे तरीके से खत्म होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और शायद यहीं पर तीन बड़े सवाल इस दौर में कहीं आगे निकल चुके हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई इस देश में अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक कीमत है? उस कीमत के आसरे इस देश का कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट के आसरे इस देश की विकास दर है, और इस विकास दर के आसरे भारत की ताकत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेकर इस देश के भीतर लाभार्थी योजना चलाकर किसी तरीके से इस देश को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखने की व्यवस्था है। क्या यही वो कड़ी है? या दूसरी परिस्थिति, क्या इस देश में संविधान के तहत नागरिकों के पास जो अधिकार हैं वह भी इस देश में राष्ट्रीय हित में नौकरशाही हो या न्यायपालिका हो, मीडिया हो अपने तौर पर काम करती हुई, या फिर पार्लियामेंट के भीतर रखे जाने वाले विधेयकों को लेकर नजरिया हो, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनकर उसकी भी कीमत लगाकर अपने अनुकूल करते हुए सत्ता हमारे पास रहेगी तो यही राष्ट्रीयता होगी, यही राष्ट्रहित होगा, यह बताने की सोच भी डेवलप हो गई। अब आपको लगने लगा होगा कि क्या वाकई एक तीसरी स्थिति जो इस दौर में बड़ी हो चली है, पता नहीं कौन सी पार्टी कहां पर किस मोड़ पर टूट जाए, छात्रों के साथ जो हो रहा है, इस देश के युवा छात्रों के साथ, और होते होते जिस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, इस देश के भीतर में हर वो इंस्टीट्यूशन जो देश की पहचान के साथ जुड़ना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन के भीतर भी एक झटके में उसको संभालने वाले लोग नहीं आ गए, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया, एक मिशन था, एक प्लान था जो चलते चलते यहां तक पहुंचा। वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक या फिर सांस्कृतिक परिस्थितियों से भी इस दौर में जोड़ दिया गया। इसीलिए लौट चलिए उस परिस्थिति को समझने के लिए जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवसेना दूसरी बार क्यों टूटी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे जी जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। जरा आप रफ्तार देखिए। ये रफ्तार कहती है कि सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजी जाती है और दोपहर बीतते बीतते सब कुछ हो जाता है। हिंगोली, यवतमाल, शिरडी, उस्मानाबाद, परभणी, मुंबई उत्तर पूर्व 6 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये काम तो ममता बनर्जी के साथ भी हुआ। यकीनी तौर पर 8 जून को 11 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो बंगाल के प्रभारी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। 7 दिनों के बाद 20 सांसद एनसीपीआई में उनका विलय हो जाता है। ये पार्टी कहां से आई, कैसे उद्भव हुआ, इसने चुनाव लड़ा तो इसको सिर्फ 850 वोट मिले थे, इस वक्त 20 सांसद उसके साथ क्यों हैं, वह कैसे बीजेपी या कहें एनडीए को सपोर्ट करेगी। और एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद स्पीकर कहते हैं ठीक है हम सुनेंगे। आम आदमी पार्टी 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया जाता है। 20 दिनों के बाद वो आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और 48 घंटे के भीतर वो 7 सांसदों के साथ बीजेपी में चले जाते हैं। ये रफ्तार कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगी। इस वक्त एनडीए को अभी भी इस देश में लगभग 40 सांसद और चाहिए, जिसके बाद वो 362 की स्थिति में आकर खड़ी हो जाए। इन 40 सांसदों के दायरे में जाहिर है समाजवादी पार्टी को आना है, डीएमके को गाहे बगाहे आना ही होगा, टूट वहां भी होगी। और इस परिस्थिति में 362 के साथ इस देश के भीतर सत्ता जो मन चाहे सो करेगी।
और सत्ता जो मन चाहे सो करेगी का मतलब यह है वो सत्ता उसकी अपनी लगातार बनी रहे और 2029 के चुनाव के बाद की परिस्थिति भी उसके अनुकूल हो, इस दिशा में वो आगे बढ़ेगी। सवाल यह है क्या वाकई इन 12 वर्षों में किसी ने क्या किया? मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य जो एक वक्त राजनीति में तूती बोलती थी, अब उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। अकेले खड़े हैं, अलग थलग खड़े हैं। निशाना उन पर साधा जाएगा। कब तक, कैसे, किस रूप में, यह सवाल दूर की गोटी है। सवाल है कि परिवार के भीतर से ही कोई सांसद दिशा बदलेगा, कीमतें लगेंगी, बात आई जाई हो जाएगी। तो क्या इस दौर को अगर आप ध्यान दीजिए, कमोवेश हर किसी की जरूरत परिवार के भीतर सिमट गई। शरद यादव की जरूरत है सुप्रिया सूले टिकी रहे, लालू यादव चाहते हैं तेजस्वी यादव बरकरार रहे, बाला साहब ठाकरे की विरासत को जड़ते हुए उद्धव ठाकरे उसी तर्ज पर आगे रहे कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस राजनीति में अपनी जमीन पर पैर को पकड़ को मजबूत रखें। आप एक लंबी फहरिस्त ले सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर इस देश को लेकर जब उठेगा तब यह सवाल वाकई बड़ा होगा कि बीते 12 वर्षों में इस देश के विपक्ष ने वह कौन सी दवाई ली, या जो दवाई इस देश को दी जा रही थी उसका इलाज करने के लिए वह उसी पारंपरिक इलाज की दिशा में चली गई जहां पर चुनाव है, जीत होगी, जनता के बीच जाएंगे। इन 12 वर्षों में ना तो आप 5 जजेस तैयार कर पाए, ना 5 संपादक तैयार कर पाए, ना अपने संवाद के लिए अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा कर पाए, ना इस देश की नौकरशाही को आप बता पाए, समझा पाए। अपने ही राज्य के भीतर जहां पर आपकी सत्ता है वहां पर भी नौकरशाह इंतजार करते हैं सत्ता कब किसकी पलटेगी, उस पक्ष में चले जाएंगे। बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। यह स्थिति आने वाले वक्त में कर्नाटक में हो सकती है, तेलंगाना में हो सकती है, क्योंकि सत्ता जब उस पूंजी पर आकर टिक चुकी हो जहां पर सब कुछ बिकने बेचने की परिस्थिति में हर की कीमत हर कोई लगा रहा हो, क्योंकि सामने कोई दृष्टि ही नहीं है, तो फिर एक ही सवाल आएगा। पार्लियामेंट की कीमत 5,400 करोड़, इस देश के तमाम विधानसभाओं की कीमत 4,10,700 करोड़। तो क्या इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को एक गैंग चला रहा है? वो गैंग जानता समझता है कि दरअसल कीमत क्या, कैसे, किस रूप में लगेगी और अपने तौर पर भी उसकी अपनी मौजूदगी भी इसी आधार पर रहेगी। तो संविधान में दर्ज नागरिक, वी द पीपुल, ये आपको कहीं नजर आएगा नहीं। और जब ये नजर नहीं आ रहा है और इस देश की राजनीति खामोश है, तो फिर एक वक्त राजनीति भी गायब हो जाएगी, जो इस दौर में हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।